मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और गुस्सा आता है जब नो नॉलेज सेल्फ अपॉइंटेड जेई नीट इन्फ्लुएंसर एंड इवन सीनियर टीचर बच्चों को कम सोने के लिए बोलते हैं, जब वो बच्चों को गिल्टी फील करवाते हैं स्लीप के लिए, जब वो अपनी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो सिर्फ 4 घंटे सोया करते थे जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे। ये सभी एडवाइस शो करती हैं कि एजुकेशन फील्ड में स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है और कोई भी थोड़ी भी मेहनत और रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं है ये जानने के लिए कि कैसे स्लीप लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलो इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों स्लीप ह्यूमन की सुपर पावर मानी जाती है और कैसे स्लीप लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और कैसे तुम स्लीप को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो टू इंश्योर कि जो तुम पढ़ रहे हो वो नेक्स्ट डे तक तुम्हें याद रहे। मैं इस वीडियो में जो भी डिस्कस करने वाला हूं वो इस बुक व्हाई वी स्लीप पर बेस्ड है विद सॉलिड साइंस बिहाइंड एवरी क्लेम। नींद हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा है, लेकिन हम में से बहुत लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो इसे वेस्ट ऑफ टाइम भी बोलते हैं। ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम एक बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। हमें लगता है कि स्लीप का मतलब है आराम करना और चैंपियन ऑफ कोर्स आराम नहीं करते हैं। मतलब इस वेस्ट ऑफ टाइम को मिनिमाइज करो टू बिकम चैंपियन। बट लास्ट फ्यू डेकेड की रिसर्च में हमें पता चला है कि स्लीप के टाइम हम सिर्फ आराम नहीं करते हैं। स्लीप इज मच मच मोर देन दैट। एक्चुअली स्लीप के टाइम पे हमारा माइंड काफी एक्टिव रहता है। क्या बोला तूने? और कुछ टाइम तो अवेक टाइम से भी ज्यादा एक्टिव होता है। एक्चुअली sleep is very important part of our biology and very important for our overall well-being. Sleep से हमारा शरीर अपने सारे जरूरी सिस्टम्स को बैलेंस और रेगुलेट करता है। ये सांस लेने से लेकर ब्लड सर्कुलेशन, ग्रोथ और इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तक सब कुछ प्रभावित करता है। तुम्हें ये सुनकर लग सकता है कि ये सब तो ठीक है सर, बट इन सब के बारे में हम जेई नीट के बाद भी सोच सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिसर्च से ये भी पता चला है कि नींद तुम्हारे दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है। सोते समय हमारे शरीर में जितना भी खून सर्कुलेट करता है उसका 1/5 हमारे दिमाग में जाता है। एमआरआई स्कैन से दिखता है कि स्लीप के टाइम हमारा ब्रेन इंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग करता है जो हमारी मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगम ने ये दिखाया था कि नई जानकारी का 40% हम पहले 20 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। इस फिनोमेना को फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। लेकिन इस फॉरगेटिंग को रोका जा सकता है विद द प्रोसेस कॉल्ड मेमोरी कंसोलिडेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो तुम जाके देख सकते हो। इस कंसोलिडेशन में एक बहुत जरूरी रोल ब्रेन का एक पार्ट प्ले करता है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। 1950s में ब्रेंडा मिलनर के एक पेशेंट जिसको हम HM के नाम से जानते हैं, उस पर किए गए रिसर्च से हमें पता चला था कि हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यू टू स्ट्रोक HM का हिप्पोकैम्पस रिमूव करना पड़ा, जिसके बाद HM की एबिलिटी टू फॉर्म न्यू शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्चुअली में चली गई। बट इंटरेस्टिंगली वो स्टिल न्यू फिजिकल टास्क सीख सकता था थ्रू रिपीटिशन, जिससे साइंटिस्ट को क्लियर हो गया कि हिप्पोकैम्पस स्पेशली डिक्लेरेटिव मेमोरी को कंसोलिडेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। इससे हमें समझ में आया
कि कैसे ये मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस वर्क करती है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या क्लास अटेंड करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेम्पररी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और रात में ये इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस की हेल्प से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और हमारा ब्रेन न्यू न्यूरॉन कनेक्शन फॉर्म करता है और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है। एक्चुअली इस अंडरस्टैंडिंग से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्यों कुछ चीजें हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम नेक्स्ट डे तक भूल जाते हैं। एक रीजन है इमोशनल अराउजल, वो इंफॉर्मेशन या इवेंट जो हमारे अंदर इमोशन जनरेट करते हैं वो हमें अगले दिन ज्यादा याद रहते हैं क्योंकि हिप्पोकैम्पस का कनेक्शन इमोशंस के साथ भी है। और दूसरा रीजन, यस, गुड नाइट स्लीप। स्लीप के दो मेजर पार्ट होते हैं, रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नाम के अकॉर्डिंग इस टाइम पे हमारी आंखें बहुत रैपिडली मूव करती हैं, और एनरेम स्लीप जब हमारी आईज ये मूवमेंट नहीं करती हैं। ईईजी मशीन से मॉनिटर हुआ कि रैम स्लीप के टाइम पर ब्रेन में ब्रेन स्टेम, हिप्पोकैम्पस, थैलेमस और कॉर्टेक्स के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखने को मिलते हैं, और एनरेम स्लीप के टाइम पे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के बीच में देखने को मिलते हैं। ये सिग्नल मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। ये सिग्नल मेमोरी कंसोलिडेशन को शो करते हैं, न्यू न्यूरॉन फॉर्मेशन को शो करते हैं। सो नाउ यू नो कि स्लीप लर्निंग के लिए, मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो स्लीप इमोशनल रेगुलेशन और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम सोकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसके मुंह पे ये बुक मार देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना घंटा सोना चाहिए। रिसर्च सोच के 7-8 आवर इज असेंशियल। ना मैं तुम्हें दो ट्रिक बताता हूं जिससे तुम स्लीप को और बेटर यूज कर सकते हो। फर्स्ट, सोने से पहले वो कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन रिवाइज करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जिसमें तुम्हें बहुत डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि रिसर्च शो करती है कि जिसके बारे में भी हम सोने से जस्ट पहले सोच रहे होते हैं उस इंफॉर्मेशन को दिमाग स्लीप के टाइम पे ज्यादा प्रोसेस करता है। सेकंड, सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्रिपेयर कर लो और सोने से पहले नेक्स्ट डे को विजुअलाइज करो फुल डिटेल में कि कब तुम उठोगे, उठने के बाद क्या करोगे, तुम्हारा पूरा दिन कैसे जाएगा, कब तुम क्लास अटेंड करोगे, कब तुम रिवीजन करोगे, एवरीथिंग। ये इंश्योर करेगा कि तुम्हारा माइंड नेक्स्ट डे की लर्निंग के लिए और शेड्यूल को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर है। इसे फॉलो करो और तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन बहुत कम हो जाएगा। तो रात भर जागकर पढ़ाई या प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि अच्छी तरह सो लो। इससे तुम्हारा दिमाग कल के चैलेंज के लिए तैयार रहेगा और तुम्हारी आज की लर्निंग कंसोलिडेट हो जाएगी। मिलते हैं।